बच्चों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सचेंज कंट्रोल मेथड। कंट्री के द्वारा कौन कौन से जो तरीके हैं, कौन कौन से जो मेथड हैं वो फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है? जब किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसी की जो सेल परचेज होती है, उस फॉरेन करेंसी की सेल परचेज को गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल कहलाता है। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरफेयर करती है, फॉरेन करेंसी की सेल परचेज पर जो है लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। तो इस तरह से किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन करेंसी की सेल परचेज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल कहलाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल के दो तरीके हैं जिनसे जो है कोई भी कंट्री क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। तो टू मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड्स एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में जो है हम 4 जो है मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है द इंटरवेंशन, जिसमें आता है पैगिंग अप एंड पैगिंग डाउन। इसी तरह से सेकेंड मेथड है वो है एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लॉक्ड अकाउंट्स, मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स, allocation of exchange according to priorities। इसके बाद थर्ड जो मेथड है वो है एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट्स, फोर्थ है पेमेंट एग्रीमेंट्स। तो ये जो 4 कंपोनेंट हैं ये क्या हैं, डायरेक्ट मेथड्स हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट मेथड में आते हैं जैसे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस, एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड्स। तो डायरेक्ट मेथड क्या होते हैं? अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटीज टू कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज एंड स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। जो डायरेक्ट मेथड्स हैं वो सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट या फिर मॉनेटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको कंट्रोल किया जा सके और जो एक्सचेंज रेट है उनमें स्टेबिलिटी लाई जा सके। इसके बाद जो फर्स्ट जो डायरेक्ट मेथड है वो है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या होता है? गवर्नमेंट इंटरफेयर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू इफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सो दैट एक्सचेंज रेट में बी स्टेबल एट अ सर्टेन लेवल। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरफेयर करती है फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई को अफेक्ट करने के लिए, ताकि जो है स्टेबल एक्सचेंज रेट को लाया जा सके। तो इस तरह से गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या कहलाती है, एक्सचेंज पैगिंग। तो जो एक्सचेंज पैगिंग है वो 2 तरीके की हो सकती है, पैगिंग अप एंड पैगिंग डाउन। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरफेयर करके वो मतलब मार्केट रेट से डिफरेंट रेट जो है डिसाइड करती है। या तो मार्केट रेट से अप एक्सचेंज रेट डिसाइड करेगी या फिर मार्केट रेट से लो एक्सचेंज रेट डिसाइड करेगी। इसमें है पैगिंग अप। होता क्या है, देखो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, जो एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑफिशियली फिक्स किया जाता है, वो जो रेट होता है वो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से ज़्यादा रखा जाता है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो एक्सचेंज रेट फिक्स करती है वो मार्केट रेट से ज़्यादा फिक्स करती है। इसमें गवर्नमेंट मेक्स ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ दिस पैगिंग अप बाय फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस। तो इस तरह से गवर्नमेंट इंटरफेरेंस पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए हर पॉसिबल जो एफर्ट्स है वो लगाती है, ताकि जो एक्सचेंज रेट है जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उसको स्टेबल रखा जा सके। तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, $1 इज इक्वल टू 70 रुपये क्या चल रहा है, मार्केट रेट। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, करेंसी का जो है पैगिंग अप करेगी। तो वो क्या करेगी, जो एक्सचेंज रेट है वो मतलब ज़्यादा डिसाइड करेगी मार्केट रेट से। तो जब ज़्यादा डिसाइड करेगी तो मान लो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया $1 इक्वल टू 60 रुपीज़। तो ये वाला जो है $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़, ये क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड एक्सचेंज रेट है। और ये वाला जो है $1 इज इक्वल टू 70 रुपये, ये कौन सा है, मार्केट रेट। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया, डोमेस्टिक करेंसी का क्या कर दिया, पैगिंग अप कर दिया। एक्सचेंज रेट क्या कर दिया, पैगिंग अप कर दिया। मतलब जो एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो मार्केट रेट से ज़्यादा डिसाइड किया है। तो अब जब ज़्यादा डिसाइड करेगी तो इसका मतलब क्या है,
अब $1 के लिए 60 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, रुपये की जो एक्सटर्नल वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई, रुपये की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ गई, रुपये की जो वैल्यू है वो बढ़ गई। तो अब इस तरह से क्या होगा, जो रुपये है वो कॉस्टली हो जाएगा डॉलर के मुकाबले, क्योंकि अगर मार्केट रेट पर लेते तो $1 के बदले में कितने मिल जाते थे, 70 रुपये। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पैगिंग अप कर दिया, जिसमें अब उनको $1 के लिए सिर्फ कितने मिलेंगे, 60 रुपये ही मिलेंगे। इसका मतलब अब $1 के बदले में कम रुपए मिल रहे हैं, मतलब जो रुपया है वो महंगा हो गया है। तो इससे क्या होगा, अब जब रुपया महंगा हो गया तो इससे क्या होगा, अब रुपए की कोई भी डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि जो रुपया है वो महंगा हो गया। तो इससे क्या होगा, जब डिमांड नहीं होगी और जो रुपए की सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जब सप्लाई बढ़ गई, जब किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसके जो रेट्स होते हैं वो नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर सप्लाई बढ़ने से अब ये वाला जो रेट है $1 = 60, ये किस पे जाने की कोशिश करेगा, $1 = 70। मतलब अब रुपये की जो वैल्यू है वो नीचे गिरने लगेगी, मतलब अब रुपया क्या होने लगेगा, सस्ता होने लगेगा। तो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, गवर्नमेंट क्या करेगी, जो एक्सेस सप्लाई है रुपए की उसको ऑब्जर्व कर लेगी, वो क्या करेगी, उस एक्सेस सप्लाई को जो है रुपए की उसको वो परचेज कर लेगी। तो इस तरह गवर्नमेंट क्या करेगी, रुपये को परचेज कर लेगी और जो एक्सचेंज रेट है जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है वो इसी लेवल पर मेंटेन रखेगी। तो इस तरह से अगर गवर्नमेंट सप्लाई को, एक्सेस सप्लाई को परचेज नहीं करती तो जो रुपए की वैल्यू है वो गिरेगी, 70 रुपीज़ पर जाएगी। तो अब क्या होगा, $1 के लिए उनको 70 रुपये मिलेंगे। तो ऐसा ना हो, गवर्नमेंट इसी लेवल पर उसको मेंटेन रखे। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, रुपये को मार्केट से परचेज करना शुरू कर देगी, मतलब रुपये की जो एक्सेस सप्लाई है उसको परचेज करना शुरू कर देगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, पैगिंग अप करती है, जिसमें वो क्या करती है, डोमेस्टिक करेंसी की जो है, डोमेस्टिक करेंसी को बाय करती है, ताकि जो उसने एक्सचेंज रेट फिक्स किया है वो उसी लेवल पर रहे, वो उससे नीचे ना जाए, वो मार्केट रेट पर ना जाए। तो इस तरह से गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी को परचेज करके जो है, जो गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट फिक्स किया है उसको उस लेवल पर रखना चाहती है। इसके बाद सेकंड जो है इंटरवेंशन में वो है पैगिंग डाउन। पैगिंग डाउन में गवर्नमेंट क्या करती है, जो एक्सचेंज रेट फिक्स करती है वो लो फिक्स करती है मार्केट रेट से, मतलब मार्केट रेट से लो फिक्स करेगी। तो इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट, जो है इस रेट को जो उसने गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उस रेट को मेंटेन रखने के लिए पूरी कोशिश करेगी। तो इसी तरह हम एग्जांपल में देखते हैं, हमने लिया मार्केट रेट जो है $1 = 70 रुपये, ये क्या है मार्केट रेट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, पैगिंग डाउन कर दिया, इस रेट से जो है कम डिसाइड किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मान लो $1 = 80 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हो, 80 रुपीज़ जो है अब रुपए की जो वैल्यू है वो डाउन चली गई, क्योंकि अब जो रुपया है वो, मतलब रुपए की जो है वैल्यू वो कम हो गई, मतलब एक्सटर्नल जो वैल्यू है वो रुपए की डिक्रीज हो गई, रुपया क्या हो गया, चीप हो गया, रुपया क्या हो गया, सस्ता हो गया। अब रुपया सस्ता हो गया तो रुपए के लिए जो डिमांड, जो चीज़ सस्ती होती है उसके लिए डिमांड बढ़ती है, तो अब रुपए के लिए डिमांड बढ़ेगी। तो जो एक्सेस डिमांड है अब क्या करेगी, अगर रुपए के लिए डिमांड बढ़ती है तो जब डिमांड बढ़ेगी तो वो क्या होगा, महंगा होगा। अब क्या होगा, $1 के अगर डिमांड बढ़ती है तो ये वाला जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट रेट पर जाने की कोशिश करेगा। तो जो एक्सेस डिमांड है गवर्नमेंट क्या करेगी, उस एक्सेस डिमांड को मीट करने के लिए वो क्या करेगी, रुपए को सेल करना शुरू कर देगी मार्केट में। तो इस तरह से जो एक्सेस डिमांड है वो रुपए को सेल करने से जो है मीट हो जाएगी, और गवर्नमेंट का जो पर्पस था एक्सचेंज रेट को $1 = 80 रखने का वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरह से पैगिंग डाउन में क्या करती है गवर्नमेंट, जो है डोमेस्टिक करेंसी की सेल करती है और जो एक्सचेंज रेट उसने फिक्स किया उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। इसके बाद है, ये तो थे इंटरवेंशन के 2 मेथड्स, या तो गवर्नमेंट जो है पैगिंग डाउन करती है या फिर पैगिंग अप करती है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट रेट से या तो एक्सचेंज रेट कम डिसाइड करती है या ज़्यादा डिसाइड करती है, मतलब मार्केट रेट से डिफरेंट एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है। सेकेंड जो मेथड है वो है एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस पॉलिसी, एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस। इसमें क्या कहता है, एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस क्या है, वो पॉलिसीज़ हैं, वो मेजर्स हैं जो किसी भी कंट्री के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं, किसके लिए, जो फ्लो है करेंसी का मार्केट में उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो ये जो हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं वो किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती हैं। तो कौन कौन सी एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है ब्लॉक्ड अकाउंट। ब्लॉक्ड अकाउंट में क्या होता है, गवर्नमेंट इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन बैंकिंग अकाउंट ऑफ फॉरनर्स हु आर नॉट अलाउड टू विदड्रा मनी फ्रॉम देम। ये क्या कहता है, गवर्नमेंट जो है
जो फॉरेनर्स के जो अकाउंट हैं जो हमारी कंट्री में हैं, उन अकाउंट्स पर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है। कोई भी फॉरेनर जो है अपने अकाउंट से जो पैसा है वो हमारी कंट्री से नहीं निकलवा पाता। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस की जाती है वो गवर्नमेंट के द्वारा टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए की जाती है। कई बार क्या होता है, समटाइम्स द इंटायर अमाउंट इज ट्रांसफर टू वन ब्लॉक्ड अकाउंट का। तो कई बार क्या होता है, जितने भी फॉरेनर के अकाउंट है हमारी कंट्री में वो सभी अकाउंट का जो पैसा है वो एक ब्लॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसको ब्लॉक्ड अकाउंट कहा जाता है। और फॉरेनर्स जो हैं उन अकाउंट से जो पैसा है वो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए वो नहीं निकाल सकते। उनके लिए बस इतनी छूट दी जाती है कि वो पैसा जो है निकाल कर बाहर नहीं ले जा सकते। बट जिस कंट्री में, जैसे हमारी कंट्री में उनका अकाउंट है, तो हमारी कंट्री में एक लिमिट तक उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं, बट उसका जो फ्लो है वो आउटफ्लो नहीं होगा, मतलब पैसा जो है बाहर नहीं ले जा सकते। तो दिस डिवाइस हार्म्स द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री। ये क्या कहता है, अगर किसी भी कंट्री के द्वारा ब्लॉक्ड अकाउंट की जो है प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जाता है तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री की जो रेपुटेशन है वो डाउन होगी। क्योंकि कोई भी जो फॉरेनर है अगर उनका इस तरह से अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनको जो है पैसे विदड्रॉ करने की फैसिलिटी नहीं होगी, तो कोई भी जो है हमारी कंट्री में अकाउंट ओपन नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, कंट्री की जो रेपुटेशन है वो डाउन होती है। बट ये क्या कहता है, इट शुड बी अडॉप्टेड ओनली इन वॉर टाइम और इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। ये क्या कहता है, किसी भी कंट्री के द्वारा जो है ये वाला जो मेथड है ब्लॉक्ड अकाउंट वाला वो नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता। ये जो मेथड है वो ज़्यादातर कंट्रीज़ के द्वारा इमरजेंसी की सिचुएशन में या फिर वॉर के टाइम में या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस कंट्री के अंदर आती हैं तो उस टाइम पर यूज़ किया जाता है। तो ये जो ब्लॉक्ड अकाउंट का जो मेथड है ये अडॉप्ट किया जाता है जब तक जैसे युद्ध चल रहा है तब तक, तो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए होता है। इसके वाला इसका जो एग्जांपल है, जर्मनी ने इस मेथड को जो अडॉप्ट किया था वो 1931 में किया था। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, ब्लॉक्ड अकाउंट के थ्रू जो है करेंसी का जो फ्लो है उसको रिस्ट्रिक्ट करती हैं। तो ये वाला जो मेथड अडॉप्ट किया जाता है वो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। इसके बाद है सेकेंड जो है मल्टीपल एक्सचेंज रेट। ये क्या कहता है, डिफरेंट रेट्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर डिफरेंट कंट्रीज एंड फॉर मैनी अदर पर्पस लाइक डिफरेंट रेट फॉर कैपिटल आउटफ्लो एंड इनफ्लो। मल्टीपल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा इंपोर्ट के लिए अलग एक्सचेंज रेट रखे जाते हैं, एक्सपोर्ट के लिए अलग एक्सचेंज रेट रखे जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट एक्सचेंज रेट, डिफरेंट इंपोर्ट्स के लिए डिफरेंट एक्सपोर्ट के लिए, इसी तरह से डिफरेंट एक्सचेंज रेट आउटफ्लो के लिए, इनफ्लो के लिए। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, इनडायरेक्टली जो है फ्री ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करती है। इसके बाद जैसे एग्जांपल देखते हैं अभी, मतलब मल्टीपल एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट कैसे रखती है। जैसे लो एक्सचेंज रेट रखती है, जैसे जो असेंशियल प्रोडक्ट्स हैं अगर हम उनको इंपोर्ट करती हैं तो देखो उनकी ज़रूरत है, असेंशियल प्रोडक्ट इंपोर्ट करना ज़रूरी है, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, लो एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है। इसी तरह से जो लग्जरी गुड्स हैं या फिर जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हाई रेट ऑफ एक्सचेंज निर्धारित किया जाता है ताकि लग्जरी गुड्स का या फिर हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कम इंपोर्ट किया जा सके। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए या फिर कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो के लिए जो है अलग अलग एक्सचेंज रेट जो है गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री ट्रेड को इनडायरेक्टली रूप से कंट्रोल करती है। इसके बाद है ऑलोकेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। ये क्या कहता है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी कंट्री है उसके पास जो फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व होता है वो लिमिटेड होता है। तो इसमें कंट्रीज़ क्या करती हैं, फॉरेन करेंसी की जो सेल परचेज है वो सारी जो है गवर्नमेंट के थ्रू होती है या फिर सेंट्रल बैंक के थ्रू होती है। कोई भी जो है प्राइवेट पार्टी स्वतंत्र रूप से फॉरेन करेंसी की सेल परचेज नहीं कर सकती। मान लो कोई भी हमारी इंडिया का एक्सपोर्टर है, उसने जो गुड्स एक्सपोर्ट की हैं तो उसको बदले में जो फॉरेन करेंसी मिलेगी वो फॉरेन करेंसी वो अपने पास नहीं रख सकता, वो सारी फॉरेन करेंसी उसको किसको देनी पड़ेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देनी पड़ेगी, मतलब सेंट्रल बैंक को देनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर कोई इंपोर्टर है, बाहर से कोई भी गुड्स इंपोर्ट करता है तो उसके लिए इंपोर्ट की पेमेंट के लिए उसको फॉरेन करेंसी किससे मिलेगी, सेंट्रल बैंक से मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, जो भी इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सेंट्रलाइज्ड कर दी जाती हैं। बेशक वो एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, इसके लिए जो परमिशन मिलेगी वो गवर्नमेंट से ही मिलेगी। जो भी एक्सपोर्ट्स की रिसीट्स होंगी वो गवर्नमेंट के पास जमा करानी होंगी। इसी तरह से अगर इंपोर्ट की पेमेंट करनी है तो उसके लिए जो करेंसी मिलेगी वो भी सेंट्रल बैंक से मिलेगी। तो इस तरह से जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको
सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है। इसके अलावा ये क्या बताता है भी, इसमें जो फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है उसको नीड्स के अनुसार जो है डिवाइड कर दिया जाता है भी, किस पर्पस के लिए जो है फॉरेन एक्सचेंज को यूज़ किया जाएगा, मतलब किस प्रायोरिटी के लिए फॉरेन एक्सचेंज को यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से जो भी फॉरेन एक्सचेंज जो होता है कंट्री के पास, वो प्रायोरिटी के अनुसार यूज़ किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें, जैसे इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल आइटम्स, जैसे मतलब जितनी भी फॉरेन करेंसी है को तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जो असेंशियल आइटम्स हैं उन आइटम्स के इंपोर्ट के लिए यूज़ किया जाए। जैसे असेंशियल आइटम्स कौन सी हो सकती हैं, फूड हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, डिफेंस प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो ये जो असेंशियल आइटम्स हैं इनको हायर प्रायोरिटी दी जाती है लग्जरी प्रोडक्ट्स के मुकाबले। तो इस तरह से जो भी फॉरेन करेंसी जो है यूज़ की जाती है वो मतलब कंट्री की मतलब प्रेफरेंसेस के अनुसार की जाती है अभी, किस प्रेफरेंस के लिए जो है मतलब फॉरेन करेंसी को यूज़ किया जाएगा। इसके बाद है एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट। एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट जो हैं बिटवीन टू और मोर कंट्रीज होते हैं। इसमें क्या होता है, इंपोर्टर जो होते हैं वो इंपोर्ट्स की पेमेंट वो फॉरेन करेंसी में न करके वो डोमेस्टिक करेंसी में इंपोर्ट की पेमेंट करते हैं। इसी तरह से जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, उनको जो पेमेंट मिलती है वो फॉरेन करेंसी में ना मिलके उनकी डोमेस्टिक करेंसी में जो उनको पेमेंट है वो मिलती रहती है। तो इस तरह से ये क्या कहते हैं, अंडर दिस एग्रीमेंट डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डस नॉट टेक प्लेस विद फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ये क्या कहता है, इस तरह के एग्रीमेंट अगर किए जाते हैं तो इनमें क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज का डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। इससे ये क्या कहता है, सिंप्लीफाइज द पेमेंट मैकेनिज्म। इस मेथड का जो फायदा है, बेनिफिट जो है वो है, ये क्या कहता है, पेमेंट मेथड को ये सिंप्लीफाई कर देता है। इसके अलावा ये वाला जो मेथड है वो उन कंट्रीज के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिन कंट्रीज के लिए जो है फॉरेन जो है करेंसी का सफिशिएंट रिजर्व नहीं है। तो इसी तरह का जो एग्जांपल है, जर्मनी ने इसी तरह का जो एग्रीमेंट था वो 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 एंड 1930 में, उस दौरान जर्मनी ने किसके साथ जो था एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट किया था, स्वीडन के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ एंड इगपत कंट्रीज के साथ। तो इसमें क्या होता है, जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं और जो भी इंपोर्टर्स होते हैं, तो इंपोर्टर क्या करते हैं, मतलब जो भी इंपोर्ट की पेमेंट होती है वो क्लियरिंग अकाउंट ओपन करा लेते हैं सेंट्रल बैंक के पास। तो जो भी पेमेंट होती है इंपोर्ट की वो क्लियरिंग अकाउंट में डोमेस्टिक करेंसी में जमा की जाती है। इसी तरह से जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको जो पेमेंट मिलती है, उनका जो क्लियरिंग अकाउंट होता है उनकी कंट्री के सेंट्रल बैंक में, तो वहाँ पर उनको जो है उनकी डोमेस्टिक करेंसी में पेमेंट मिल जाती है। तो इस तरह से ये क्या कहता है, यहाँ पर जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की पेमेंट जो रिसीव की जाती है और जो पे की जाती है वो थ्रू क्लियरिंग अकाउंट्स होती है, मतलब डायरेक्टली जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पेमेंट इस मेथड में नहीं होती। इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं। देखो हमने दो कंट्रीज ले ली, इंडिया जो है इंपोर्टर है और अमेरिका जो है एक्सपोर्टर है। तो अमेरिका क्या करता है, गुड्स एक्सपोर्ट करता है किसको, इंडिया को। तो एक्सपोर्टर जो है अमेरिका, इसका जो है एक क्लियरिंग अकाउंट है जो अमेरिका की सेंट्रल बैंक है वहाँ पर। इसी तरह से इंडिया का जो इंपोर्टर है, इंडिया का जो क्लियरिंग अकाउंट है हमारी जो बैंक है सेंट्रल बैंक RBI उसके पास। तो दोनों एक्सपोर्टर के भी और इंपोर्टर के भी अपनी अपनी कंट्री में जो है क्लियरिंग अकाउंट हैं। तो इस तरह से इंपोर्टर क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो इंपोर्ट किया है इसने ये क्या करेगा, डोमेस्टिक करेंसी में जो है पे करेगा इंपोर्ट की। ये क्या करेगा, इंडिया का इंपोर्टर जो है रुपये में पेमेंट करेगा क्लियरिंग अकाउंट को। इसी तरह से जो एक्सपोर्टर है अमेरिका, उसको जो पेमेंट मिलेगी वो उसकी डोमेस्टिक करेंसी में मिलेगी, डॉलर में मिलेगी, क्योंकि अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर। तो इस तरह से जो अमेरिका का एक्सपोर्टर है वो किससे पेमेंट ले लेगा, अपने क्लियरिंग अकाउंट से। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में जो इंपोर्टर है इसने पेमेंट किसके थ्रू की, क्लियरिंग अकाउंट के थ्रू की। इसी तरह से जो एक्सपोर्टर है उसने पेमेंट रिसीव किसके थ्रू की, क्लियरिंग अकाउंट के थ्रू। तो इस तरह से जो क्लियरिंग अकाउंट्स जो हैं वो इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करते हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि मान लो दोनों कंट्रीज़ के, अमेरिका के और इंडिया के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं वो बराबर हो जाते हैं। तो देखो बुक एंट्रीज के थ्रू इनकी जो है सेटलमेंट हो जाती है भी, मतलब ठीक है जितना एक्सपोर्ट हो गया उतना ही हमने इंपोर्ट कर लिया, जो अकाउंट था वो बैलेंस हो गया। तो इसमें क्या होती है भी, मतलब जैसे हमारी जो कंट्री इंडिया को फॉरेन करेंसी की जरूरत होगी ही नहीं, क्योंकि उतना ही इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया उतना ही इंपोर्ट कर लिया।
तो कोई ज़रूरत नहीं है फॉरेन करेंसी की। इसी तरह से मान लो इंडिया के जो इंपोर्ट हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस केस में जो इंपोर्ट ज़्यादा हुए हैं उन ज़्यादा इंपोर्ट की पेमेंट के लिए फॉरेन करेंसी की नीड जो है अराइज होगी। तो इस तरह से जो इंपोर्ट ज़्यादा हुए हैं उन ज़्यादा इंपोर्ट की जो पेमेंट होगी वो सिर्फ इंडिया के द्वारा की जाएगी फॉरेन करेंसी में। तो जो पेमेंट की जाएगी वो किस रेट पर की जाएगी, जो हमारी गवर्नमेंट ने जो एक्सचेंज रेट पहले निर्धारित किया था उस एक्सचेंज रेट पर इंपोर्ट की पेमेंट कर दी जाएगी। तो कहने का मतलब है क्लियरिंग अकाउंट के थ्रू इनकी आपस में जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सेटलमेंट हो जाती है। जितना जो है इंपोर्ट बढ़ते हैं उन इंपोर्ट की जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट पर कर दी जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, कंट्रीज़ को जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना इजी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा फॉरेन करेंसी की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती। इसके बाद है पेमेंट एग्रीमेंट्स। पेमेंट एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज होती हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर रीपेमेंट ऑफ एक्सटर्नल डेट। ये क्या कहता है, जो भी लोन लिया है उसकी पेमेंट के लिए ये क्या करता है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या होता है, देखो 2 कंट्रीज होती हैं। अंडर दिस लोन प्रोवाइडिंग कंट्री डज नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम बोरोअर कंट्री एंड बोरोअर कंट्री मेक्स द एफर्ट्स टू कीप इम्पोर्ट फ्रॉम लोन प्रोवाइडिंग कंट्री एट मिनिमम। ये क्या कहते हैं, एक कंट्री जो होती है लेंडर कंट्री होती है जो लोन प्रोवाइड करती है, और एक कंट्री होती है बोरोअर कंट्री जो लोन लेती है। तो जो लेंडर कंट्री होती है वो बोरोअर कंट्री के द्वारा जो उसको एक्सपोर्ट किया गया है उस पर किसी भी प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं लगा सकती। इसी तरह से जो बोरोअर कंट्री है जो वो लेंडर कंट्री से इंपोर्ट करती है उस पर जो है लेंडर कंट्री से बोरोअर कंट्री मिनिमम जो है इंपोर्ट करेगी। तो ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि देखो जो बोरोअर कंट्री है उसको लोन की रीपेमेंट के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, तो उसके पास फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी, तो वो क्या करेगी, लेंडर कंट्री को एक्सपोर्ट करेगी। एक्सपोर्ट के बदले में उसको जो फॉरेन करेंसी मिलेगी उससे क्या कर देगी, वो लोन की रीपेमेंट कर देगी। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं वो बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज किए जाते हैं लोन की रीपेमेंट करने के लिए। तो ये वाला जो मेथड अडॉप्ट किया था वो इंडिया जो है ब्रिटेन ने जो किया था इन 1947 में। ब्रिटेन एंटर्ड इनटू पेमेंट एग्रीमेंट विद इंडिया, ब्राज़ील एंड विद सम अदर कंट्रीज। तो ब्रिटेन ने ये वाला एग्रीमेंट जो था इंडिया के साथ भी किया था, ब्राज़ील के साथ भी, और काफ़ी सारी जो कंट्रीज थी उनके साथ किया था। तो ये एग्रीमेंट होता कैसे, इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो 2 कंट्री से, अमेरिका जो है लेंडर कंट्री है, ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। इंडिया जो है बोरोअर कंट्री है, इंडिया क्या करती है, अमेरिका से लोन लेती है। तो अब इस केस में इन्होंने मतलब एग्रीमेंट कर लिया पेमेंट से रिलेटेड भी, ठीक है। जो अमेरिका है, अमेरिका क्या करेगा, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अमेरिका के पास जो भी इंपोर्ट आएगा, इंडिया के द्वारा जो भी एक्सपोर्ट अमेरिका को किया जाएगा, उस एक्सपोर्ट पर जो है अमेरिका कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। इंडिया से जितना भी एक्सपोर्ट जाएगा वो सारा एक्सपोर्ट अमेरिका लेगा। तो इस तरह से जो है अमेरिका जो है कोई भी रेस्ट्रिक्शन जो है इंडिया से जो इंपोर्ट आएगा उस पर नहीं लगाएगा। इसी तरह से जो है एक्सपोर्ट टू अमेरिका, ये क्या करेगा, इंडिया किसको एक्सपोर्ट करेगा, अमेरिका को अनलिमिटेड क्वांटिटी में, और जो इंडिया है वो अमेरिका से कम इंपोर्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा, इंडिया इसको एक्सपोर्ट क्यों करेगा, उन्होंने एग्रीमेंट क्यों किया, क्योंकि इंडिया ने लोन की रीपेमेंट करनी है। अब इंडिया के पास तो डॉलर नहीं है, तो इंडिया के पास डॉलर कैसे आएगा, जब इंडिया क्या करेगा, अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा तभी इंडिया के पास डॉलर आएगा। तो इस तरह से जब जो है इंडिया अनलिमिटेड क्वांटिटी में अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा तो बदले में इंडिया को क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा। और जो इंडिया है वो अपने जो इंपोर्ट है अमेरिका से वो मिनिमम रखेगा, ताकि जो है मतलब जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन, वो इंडिया पर इंक्रीज ना हो। तो इस तरह से जब एक्सपोर्ट के बदले में फॉरेन करेंसी इंडिया के पास आएगी तो इंडिया क्या करेगा, उस फॉरेन करेंसी से जो है अमेरिका की जो है पेमेंट लोन की कर देगा। तो इस तरह से ये जो क्लियरिंग पेमेंट एग्रीमेंट है वो बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज किए जाते हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, डेट के रीपेमेंट का एक मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड करता है। तो कल टॉपिक में हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड, आज हमने पढ़ लिए डायरेक्ट मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल।